लोडिंग समझाने का मेरा मेन एम ये था कि जो हमारा लोडिंग कंडीशन रहती है उसके हिसाब से हम स्टील सेक्शन में या स्टील के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें बोल्टिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं। ये जॉइंट कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब कठोर। अब आपको ये देखो, ये चीज़ है ना, वेल्डिंग है ये। मतलब क्या कर रहा है, ये जो चढ़ाव है इसमें ये जो इसके टप्पे हैं इसको जोड़ा गया है। तो कौन सा जॉइंट करा है हमने, ये वेल्डिंग करा है। मतलब ये ऐसी रॉड लगाई है, ऐसी रॉड लगाई होगी और यहाँ से मैं मशीन चला रही होंगी तो ये रॉड पिघलती गई और ये जॉइंट बन गया। मतलब ये खंबे के ऊपर हमने स्टील यहाँ पे जॉइंट कर दिया। ठीक है, देखो ये एल सेक्शन का उदाहरण है। ये जो उदाहरण है ये एल सेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, इसको एल सेक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ये जो है ये एल सेक्शन है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, इसको एल सेक्शन गर्डर बोलते हैं। ठीक है, और इसको प्लेट बोलते हैं। सिर्फ नॉर्मल ऐसी प्लेट है। और ये क्या है, नीचे से जॉइंट लगा हुआ है। क्यों जॉइंट लगा हुआ है? ताकि ये रेले नहीं, है ना, ताकि ये बैंड नहीं हो। आ रही है बात समझ में? थोड़ी थोड़ी उदाहरण मिल गया तो बता दिया मैंने हाथों हाथ। तो बात करते लोडिंग कंडीशन की। इस पे लोडिंग कंडीशन कभी वाइब्रेशन इतने नहीं आएंगे जितना ट्रेन के चलने से आते हैं। ट्रेन के चलने से इतने वाइब्रेशन आते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन का इंतजार भी करते हो तो हिल जाते हो पूरा, अगर ट्रेन रुकती नहीं है तो। कैसे पूरा हमारा जो जिस पे प्लेटफॉर्म पे हम खड़े रहते हैं वो ही पूरा वाइब्रेट होने लगता है, वाइब्रेशन आते हैं। तो मुद्दा ये निकलता है, जब वाइब्रेशन हमारे वेल्डेड जॉइंट पे लगता है तो ये रिजिड तरीके का होता है, मतलब कड़क रहता है। ठीक है, ठोस रहता है। और वेल्डिंग क्या होती है, टूटने की बजाय, हमारी बोल्टिंग क्या होती है, टूटने की बजाय लूज हो जाती है वाइब्रेशंस में। मैंने अभी बताया आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गुर्जर, संजय? यस मैडम। संजय तो है ही नहीं। मैडम यस मैडम। ठीक है, तो बात मुद्दा ये हमारा कि ये जॉइंट जो हमने दिए, वेल्डेड जॉइंट जो लगाया है, ये होता है रिजिड तरीके का। अगर इसमें इंस्टेंट लोडिंग मतलब इम्पैक्ट आपका लोड आया या वाइब्रेशन आया तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो हमारी बोल्टिंग होती है उसमें अगर वाइब्रेशन आया है, इंस्टेंट लोडिंग आया, तो वो क्या होगा, उसकी आटे लूज पड़ जाएंगे, बस वो टूटेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, जब दो रेल की पटरियों को अगर हमको जोड़ना है, क्योंकि इस पे कैसे तरह की लोडिंग आ रही है, इस तरह की कोई भी लोडिंग नहीं आ रही है। आ रही है क्या? डेड लोड मानते हैं हम, डेड लोड आएगा, मगर इसके ऊपर लोड एक टाइम पे तो जीरो भी हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि जब ट्रेन खड़ी नहीं है तो कोई भी लोड नहीं आ रहा है, और लोड आ रहा है तो कैसा आ रहा है, धू करके आ रहा है, मतलब एकदम इंस्टेंट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, स्पीड के साथ आ रहा है, तो क्या देगा, वो वाइब्रेशन देगा। और वाइब्रेशन के कारण अगर आप बोलते हो कि मैडम इस जॉइंट पे दोनों के बीच में आप वेल्डिंग कर दो तो एक ये प्लेट भी जुड़ जाएगी, ये प्लेट भी जुड़ जाएगी, तो जैसे ही लोड आएगा ना बेटा, ये जॉइंट माना जाता है रिजिड और ये बोल्ट माने जाते हैं फ्लेक्सिबल। तो यहाँ से ये क्रैक होगा और ये अलग उखड़ जाएगी और इतनी जल्दी एक्सीडेंट होगा कि उसको बता भी नहीं सकते। इसलिए हम रेल की पटरियों को ज्वाइन करने के लिए कभी भी वेल्डेड कनेक्शन नहीं बनाते हैं। कैसा बनाते हैं हम, बोल्टेड कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, बोल्ट कसते हैं। तो ये बोल्ट को जो कसा जाता है, एक प्लेट लगाई जाती है जिसको बोलते हैं हम फिश प्लेट, उसमें फिर बोल्ट डालते हैं तो उस बोल्ट को बोलते हैं फिश बोल्ट। ठीक है, फिर हम कसते हैं बस। फिर इसमें क्या होता है, जो रेलवे में इतनी नौकरियां निकलती है वो ऐसे ही नहीं निकलती है। ठीक है, रेलवे की जॉब सबसे टफ जॉब मानी जाती है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो या ब्रिज बनाता हो, चाहे डैम बनाता हो, कोई सा भी इंजीनियर हो। मगर जो रेलवे इंजीनियर होते हैं वो उनका जॉब बहुत हार्डवर्क वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसका जीवन काल तक, जब तक हमारी रेल की पटरियाँ बनी हुई है या जब तक हमारा रेलवे लाइन बिछी हुई है, तब तक हमको इसका मेंटेनेंस करना पड़ता, मरम्मत करती है। ये जो बोल्ट रहता है, मैंने बताया, वाइब्रेशन के कारण क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ठीक है, टूटेंगे नहीं, बस लूज होंगे। तो इसका मरम्मत, या आपने जो देखा होगा रेलवे लाइन पे हमेशा कौन से मजदूर रहते ही हैं रेलवे के। ठीक है, उनका काम क्या होता है, ये कसना होता है। उनकी बहुत बड़ा रोल होता है रेलवे में, क्योंकि रेलवे का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें भर्तियां भी बहुत रहती है। गेट मैन भी रहते हैं, सिग्नल मैन भी रहते हैं। तो हर चीज़ का एक अलग अलग टाइप का उसमें एम्प्लॉय रहता है, उसमें काम करने वाला कर्मचारी रहता है।
तो ये चीज़ जो रहती है बहुत जिम्मेदारी वाली रहती है, और ये हर टाइम के साथ में इनको कसा जाता है बोल्ट को, ठीक है। क्योंकि ये कैसा रहता है, इसमें इतना रिस्क नहीं रहता, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है। अगर मरम्मत नहीं हुई है तो ये जॉइंट फेल होगा, मगर अगर वेल्डेड करा हुआ है तो वो कैसा, अचानक से लोडिंग आई और अचानक से यहाँ से क्रैक हो जाएगा, क्रिटिकल प्लेन क्रिएट कर देगा और इस पॉइंट के अलॉन्ग क्रैक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मेन मुद्दा ये था, ये आपको आएगा नेक्स्ट सेम में, आपको आता है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें आता है रेलवेज, उसमें आपको समझोगे। अब जो भी फैकल्टी आपको समझाएगी वो चीज़ है। अब मैं समझा रही थी स्लीपर, ठीक है। तो स्लीपर के बारे में मैंने आपको बताया कि स्लीपर और रेल्स को जॉइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बोल्टिंग करते हैं, ठीक है। और जो स्लीपर आज के टाइम पे बनते हैं वो होते हैं कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। पहले के टाइम पे बनते थे टिम्बर वाले, ठीक है। जब हमारे देश में कौन थे, अंग्रेज थे, उस टाइम पे मोस्टली कौन से स्लीपर बनते थे रेलवे लाइन में, टिम्बर वाले। तो ये बात बताई थी इन्होंने कि कहाँ हमारे टिम्बर का यूज़ होता है, एक स्लीपर में और पैकिंग केसेस में। पैकिंग केसेस मतलब किसी भी चीज़ की अगर पैकिंग हमको करनी है तो उसमें, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द टेम्परेरी ब्रिजेस एंड बोट कंस्ट्रक्शन। टिम्बर कहाँ यूज़ होता है, हमारे ऐसे चालू ब्रिज या टेम्परेरी ब्रिज जो हमको बनाना है उसमें, और हमारे कौन से बोट के कंस्ट्रक्शन में, मतलब हमारी नावों के कंस्ट्रक्शन में। अब बात करते हैं हमारे टिम्बर के क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर हमने टिम्बर को काटा, ये हमारा पेड़ है, मैंने इसको यहाँ से काटा और ऐसे सीधा करके देखा तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। लकड़ी का गुटका, अपने पेड़ का तना, ठीक है, वुड लॉग, ठीक है। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द exogenous tree is shown in the figure. The cross section contain the following component which are given below. अलग अलग इसमें कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो एक होता है हार्ट वुड, हार्ट मतलब ये वाला हार्ट, ठीक है। इट इज़ अ डार्क कलर टिम्बर सराउंडिंग द पिच, इट इज़ यूजुअली इन डार्क कलर, इट इज़ dead wood providing the rigidity to the tree. It produces a strong timber meant for the construction. In fact, it is the dead portion of the tree. As such, it does not take active part in the growth of tree. क्या बोल रहे हैं, हार्ट वुड हम किसको बोल रहे हैं कि जब हमने ट्री को काटा तो उसमें ऐसे रेशे दिखते हैं हमको, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये अधिकतर ये कौन से कलर का रहता है, हमारे डार्क कलर का रहता है, ठीक है। और पिच आटी जैसा रहता है, ठीक है, पिच जैसे सराउंडिंग रहता है, आटी तरह का दिखता है। और कॉमनली इसका कलर कैसा रहता है, डार्क या फिर गहरा कलर का रहता है, ठीक है। ये हमारे पेड़ को क्या, एक टिकाऊपन, रिजिडिटी, कड़कपन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर पेड़ खड़ा है अपनी जगह पर या यूजुअली कैसा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये क्या उसको आधार प्रदान करता है। क्या हमारा जो हार्ट वुड है, किसको बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये जो ऐसी गोले बने जाले जैसे मकड़ी के, उसको बोल रहे हैं हमारा हार्ट वुड, ठीक है। डार्क कलर का होता है, डेड पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेड पार्ट माना जाता है। मतलब इसका ग्रो नहीं होता, अगर एक बार ये बन गया तो ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसा बढ़ता नहीं है, ठीक है। अगर जब पूरा पेड़ विकसित कंडीशन में और हमने इसको काटा है, ठीक है, बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। एक्टिव पार्ट होता है हमारे ट्री के बढ़ने में, अच्छे से रोल प्ले करता है। अब आते हैं पिच ये बोल रहे हैं हमारा ये काला वाला जो पार्ट है, या फिर सेंटर बोल लो आप, ठीक है, या फिर कोर बोल लो। कोर क्या, जब हमने पृथ्वी पढ़ी थी तो क्रस्ट मेंटल कोर कौन सा वाला था, सबसे अंदर वाला था। पृथ्वी का ये ऐसा पड़ा था, ऊपर वाली परत क्रस्ट होती थी, अंदर वाली मेंटल रहती थी और उसके अंदर वाली कोर रहती थी। तो क्या बोल रहा है ये पिच को, द इनर मोस्ट कोर ऑफ द ट्री इज द नोन एज द पिच और मेडुला। इसको दो नाम से जाना जा सकता है, सबसे अंदर का जो भाग रहता है हमारे पेड़ का उसको पिच भी बोल सकते हैं और मेडुला भी बोल सकते हैं। इट वेरीज इन द साइज एंड शेप। क्या बोल रहा है ये, अलग अलग पेड़ के साइज का पिच अलग अलग हो सकता है और अलग अलग शेप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गोल हो, ऐसा ऐसा तिकोना भी हो सकता है,
ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर भी हो सकता है। पिच मतलब अंदर का जो सेंटर है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये साइज भी इसका अलग हो सकता है और इसका शेप भी वेरी कर सकता है, मतलब अलग हो सकता है। एंड ऑल्सो विद द एज ऑफ द ट्री, और इसकी उम्र के हिसाब से हमारा चेंज भी हो सकता है, मतलब इसका साइज और शेप इसकी उम्र के ऊपर निर्भर करता है। इसका उम्र के ऊपर हमको पता पड़ता है कि ये कितना मोटा और छोटा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। इट कंसिस्ट एंटायरली द सेल्युलर टिश्यूज द प्लांट इन इट्स यंग एज। क्या बोलते हैं, शुरुआती एज में, इसकी कम उम्र में, किसकी कम उम्र में, हमारे प्लांट की कम उम्र में जो होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्युलर टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज आपको पता है हमारे सबकी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज होते हैं, सेल्स से मिलकर के टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, स्किन में भी होते हैं टिश्यूज। टिश्यूज वो चीज़ होती है, जैसे अगर हम मेरी उंगली में यहाँ लग गई या कट गई, जैसे ये इधर कटा हुआ था मेरे को, है ना, तो इसमें सेल्स विकसित होंगे और टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, अलग अलग सेल्स होते थे, ऐसे प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। एनिमल सेल मतलब हम जैसे इंसानों के सेल, और प्लांट सेल कैसे रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, सेल्स किस चीज़ में, उनकी ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, मतलब या तो इम्यूनिटी सिस्टम बोल लो या खाना बनाने की प्रक्रिया बोल लो। सेल्स का रोल प्लांट में अलग रहता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग रहता है, इंसानी शरीर में। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, हमारे जो सेलुलर टिश्यू रहते हैं वो हमारे पिच में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इट कंसिस्ट एंटायरली सेलुलर टिश्यू द प्लांट इन इट्स यंग एज। कम उम्र में हमारे जो पिच होता है उसमें क्या होते हैं, सेलुलर टिश्यूज होता है। व्हेन द ट्री बिकम्स ओल्ड द पिच डाइज। जब हमारा ट्री पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो पिच क्या होती है, मृत हो जाती है, खत्म हो जाती है। शुरुआती में कैसी रहती है, विकसित रहती है। क्या विकसित रहती है इसमें, सेलुलर टिश्यू मतलब जीवित, इसमें वो रहते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर जब ट्री हमारा ओल्ड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। एंड डिकेड्स द sap in is then transmitted the woody fiber deposit around the pitch। क्या बोल रहा है, जब हमारा ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये हमारे क्या प्रोवाइड करता है, फाइबर्स डिपॉजिट करता है आसपास, हमारे वुड के आसपास। समझ में आई बात, ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना और लिखना वाला काम है। ठीक है, अब होता है हमारा इनर बार्क। इनर बार्क क्या होता है, जो हमारी जब पिच खत्म हो, सॉरी, ये हमारा हार्ट वुड खत्म होता है तो उसके बाद वाली परत को बोलते हैं इनर बार्क, या फिर कह लो इनर स्किन और लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड द इनर बार्क। इट गिव्स द प्रोटेक्टिव कैम्बियम लेयर विद द इंजरी। ये हुआ हमारा पिच, सबसे अंदर का भाग होता है पिच। ये क्या होता है, शरीर के प्लांट के ग्रोथ के साथ में, एज के साथ में बढ़ने को हेल्प करता है, क्योंकि इसमें टिश्यूज होते हैं, सेलुलर टिश्यूज। सबसे अंदर वाला पार्ट पिच, ये शुरुआती दिनों में जीवित अवस्था में पाया जाता है। ये प्लांट को ग्रोथ में या प्लांट को बढ़ने में मददगार रहता है। जब हमारा प्लांट या हमारा पेड़ पूर्ण विकसित हो जाता है, पूरा विकसित हो जाता है, तो ये मृत हो जाता है। और इसके आसपास का जो ये जाला हम बोल रहे हैं, ये होता है हार्टवुड। ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ये प्लांट को बढ़ने में ग्रोथ देता है। फिर इसको जो प्रोटेक्ट करता है, ये वाली सबसे बाहरी वाली झिल्ली, हार्टवुड के जस्ट पास वाली, उसको बोलते हैं हम इनर पार्ट। उसको अंदरी स्किन भी बोल सकते हैं, इनर स्किन भी बोलते हैं। ठीक है, लेयर जो हमारे हार्ट वुड को प्रोटेक्ट करके रहती है, जो हमारी हार्ट वुड की सुरक्षा करती है, उसको क्या बोलते हैं, इनर बार्क। ठीक है, आउटर आउटर स्किन ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द आउटर बार्क। इट समटाइम्स कंटेन्स क्रेक एंड फिशर। क्या होता है कि जो ये हमारी आउटर बार्क जो होती है, ये इनर बार्क और ये हमारी आउटर बार्क, मतलब जहाँ हार्ट वुड खत्म हुआ, उसकी जो अंदर वाली स्किन होती है इनर बार्क कहलाती है, और आउटर वाली स्किन होती है वो आउटर बार्क कहलाती है। आउटर बार्क को क्या बोलते हैं, ये इसमें कुछ ना कुछ क्रैक होते हैं।
क्रेक मतलब आपने जब पेड़ों का देखा है, पेड़ों की बारे में जो पढ़ा है, तो उसकी स्किन में कैसे ऐसे छेद से या फिर क्रेक जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रेक को क्या बोलते हैं कि आउटर बार्क में हमारे क्रेक जनरेटेड रहते हैं, ठीक है। एक आती है आउटर बार्क के बाद में आती है हमारी कैम्बियम लेयर, अ थिन लेयर ऑफ फ्रेश सैप लेइंग बिटवीन द सैप ऑफ वुड एंड द इनर बार्क इज नोन एज द कैम्बियम लेयर. It is the sap which is yet not been converted into the sapwood. If the bark is removed, then cambium layer is exposed, and the cell cease to be active, which result in the death of the tree. क्या बोलते हैं, जो ये बार्क के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम कैम्बियम लेयर. ये पतली लेयर के रूप में होती है, फ्रेश शेप में होती है, वुड के इनर बार्क के बीच में पाई जाती है हमारी, क्या पाई जाती है हमारी कैम्बियम लेयर. आउटर ब्रेक में नहीं पाई जाती, मतलब क्रैक के बीच में से हमको दिखती है, ठीक है. इनर बार्क और ये था हमारा आउटर बार्क, इसके बीच की जो ये झिल्ली होती है, इसको बोल रहे हैं हम कैम्बियम लेयर. आई बात समझ में. ये इनर बार्क हुआ हमारा, ये आउटर बार्क हुआ, इसके बीच की जो झिल्ली है ये हुई हमारी कैम्बियम लेयर. ये थीन लेयर होती है, पतली परत के रूप में होती है, और हमारी जो कन्वर्टेड इनटू द सैप वुड, इस ये क्या करती है, हमारे जो ताज़े वुड या जो वुड रहता है जो ग्रोइंग कंडीशन में रहता है, उसको कैसे हार्ड वुड में कवर करती है. क्या अगर हम इसका बार्क रिमूव करते हैं, ये जो आउटर बार्क आउटर परत को रिमूव करते हैं, जब जाकर के हमको क्या मिलती है, कैम्बियम लेयर मिलती है, ठीक है. ये एक्टिव होती है, अगर इसमें सेल्स के चीज़ अगर एक्टिव हो जाते हैं तो ये हमारा ट्री की डेथ में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब अगर इसमें कुछ दिक्कत हुई हमारी कैम्बियम लेयर में, तो पूरा ट्री सड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या सूख जाएगा, और वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, मृत होने की ओर. अब बात करते हैं हमारा सैप वुड. सैप वुड द आउटर एंगुलर रिंग्स बिटवीन द हार्ट वुड. हार्ट वुड क्या, सैप वुड क्या बोल रहे हैं, जो ये रिंग्स बनी हुई है उसको बोल रहे हैं हम सैप वुड, और रिंग्स के बीच वाली जो हमारी वुड है उसको बोला जाता है हार्ट वुड, ठीक है. द आउटर एंगुलर रिंग बिटवीन द हार्ट वुड एंड द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड द सैप वुड. कैम्बियम लेयर ये बाहर वाली लेयर हुई, और हार्ट वुड मतलब ये बीच वाली जो जगह खाली है हमारी मकड़ी के जाले के बीच में, इनको बोला गया हमारा हार्ट वुड. इसके बीच में जो हमारी ये एंगुलर मतलब जो एंगल के रूप में हमारी रिंग्स दिख रही है, इसको बोला जाता है हमारा सैप वुड. इट डोनेट रिसेंट ग्रोथ एंड द कंटेंट्स लॉट्स ऑफ सेप. द सैप वुड इज नोन एज द एल्बोर्नम. इट टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री. पूरा थ्योरेटिकल है, सिर्फ डायग्राम बनाना, बीच में एक पिच बनाना, ऐसे मकड़ी के जाले बना देना. मकड़ी के जालों को क्या बोल रहे हैं, सैपवुड बोल रहे हैं, और मकड़ी के जालों के बीच की जगह जो है उनको क्या बोल रहे हैं, हार्टवुड बोल रहे हैं. बीच के पॉइंट को बोल रहे हैं पिच, एक को बोल रहे इनर बार्क, एक को बोल रहे आउटर बार्क. इन दोनों के बीच में एक लेयर होगी, उसको बोलेंगे कैम्बियम लेयर, ठीक है. और बात करते हैं हमारे सैपवुड की, तो सैपवुड क्या होती है, हमारे मकड़ी के जाले रहते हैं, ठीक है. आया समझ में. समझ में जैसा कुछ नहीं है, समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पेड़ को काट करके जब देखा तो उसमें अलग अलग चीज़ें दिखी, तो उनको बोलते क्या क्या है उसके बारे में बताया, ठीक है. ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये हमारा वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ टिम्बर. मतलब हमारे जो टिम्बर है, हमारा जो वुड है, उसमें किस प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, कौन सी कमियां होती है, और कौन सी कमियां हमारे जो अगर हम कंस्ट्रक्शन में वुड ले रहे हैं या टिम्बर ले रहे हैं तो उनमें नहीं पाई जानी चाहिए. आ रही है बात समझ में. कोई है लाइन पे कि नहीं है.
मैम लिखे हैं ना? कौन से लिखे मैंने मेरी कॉपी में? अच्छा ये, हाँ मैडम। अरे ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे सीनियर को दिया था मैंने, उनका जो एक्सटर्नल था ना उसमें दिए थे। तो पिछले साल भी मैंने यही पढ़ाया था ना, नीम मचान सीढ़ियों के प्रकार और कैविटी वॉल और ये सब, ईंट और पत्थरों की चिनाई में अंतर। ये तुमको अब आएगा। ये तुम्हारे जो सीनियर जिनके बैक लगे ना उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, तो उनको लिखे थे, तो वो इसके आगे मैंने तुमको समझाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है मैम। ठीक है? इसमें से कुछ दिक्कत, ये सिर्फ पढ़ना रटना और समझना है। अगर कुछ भी चीज़ की दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ठीक है? मैम ये कौन सी बुक है मैम? ये तो यार इंजीनियरिंग की एक बुक है मेरे टाइम की, वो निकाल के मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ। ये तुमको नहीं है, मगर इसका क्या करोगे तुम लोगों को, तो तुम्हारी जो बेसिक बुक आती है उसमें से पढ़ लेना, अभी समझने के लिए इसमें समझ लो। वैसे इतना आता नहीं है तुमको डीप में, तो अभी हमको इसके बारे में इतना नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी आपको सिलेबस के हिसाब में पढ़ा रही हूँ, और कुछ कुछ चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी उसको आपको डबल मतलब अपन देख कर रिवाइज कर करके आपको असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है? तो वो आपको प्रिपेयर करनी है, और वो असाइनमेंट की कॉपी एज ए नोट्स रखनी है आपको, ठीक है? आपको ऐसा बनाना है कि आपको परीक्षा के टाइम पे इसका एक रिवीजन कर लो ना, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और जो जो चीज़ मैं बता रही वो पढ़ लेना, क्योंकि आपके सीनियर्स को भी मैंने जो जो चीज़ मेन चीज़ पढ़ाई थी वो उनको आई है, और उनको सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें कोई भी बैक नहीं लगी थी। मतलब अभी किसी ने भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो नहीं आते थे क्लास में, सिर्फ उन्हीं को बैक लगी है, एक दो बच्चे जिनको थे, ठीक है? बाकी किसी को बैक नहीं लगी। अभी किसी ने मेरे को फ़ोन करके नहीं बोला कि मैडम हमारा पेपर है, लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है कहाँ नहीं है। इसी से समझ में आ जाता। तो जो पढ़ ले तो पढ़ा रही हूँ वो कंटिन्यूशन में पढ़ो। दूसरी चीज़ जो IMP में बताऊँगी उस चीज़ का आप क्या करोगे, असाइनमेंट बनाओगे, ठीक है? वही चीज़ मैं असाइनमेंट में मानने बोल दूँगी, और वो असाइनमेंट को ऐसा बनाओगे कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसको सिर्फ एक रिवाइज मारना पड़ेगा, सिर्फ एक रीडिंग मारनी पड़ेगी, ठीक है? बाकी जो आपके मेन एफर्ट्स है आप हाइड्रोलिक्स में लगाओ, ठीक है? सर्वेइंग में लगाओ। सर्वेइंग एकमात्र आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप डिप्लोमा लेवल के बाद में तुरंत जॉब करना चाहते हो, तो अगर आपको सर्वेइंग पे अच्छी पक्की कमांड है, ठीक है? कैसी कमांड? पक्की कमांड, तो आप कहीं भी जा कर के जॉब कर सकते हो। आपका सर्वे इतना बेस्ट होना चाहिए जितना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी बेस्ट नहीं होता है, ठीक है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट कभी सर्वे पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है? सर्वे और इंस्ट्रूमेंट जो ऑटो लेवल, डंपी लेवल, चेन सर्वे होता है, कंटूर होता है, इन सब पे अगर आपने प्रैक्टिकल कमांड या फिर आपकी जो कमांड होती है वो समझ ली, एक तो अभी पढ़ लो, प्रैक्टिकल के टाइम पे पढ़ लो, पास आउट होने के बाद पढ़ लो, तो सर्वे अगर आपको अच्छे से आता है तो आपकी जॉब लगने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है? सर्वे सब्जेक्ट आपका एक मेन होल्ड रहता है इंजीनियरिंग की, और डिप्लोमा की जान रहता है, वो इंजीनियरिंग की तो नहीं रहता। चलो इंजीनियरिंग वाले तो चलो ठीक है, ऑटोकेड कर लिया, प्लानिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, सरिये वरिये और एनफोर्समेंट, कॉन्क्रीट कैसा बनाना ये देख लिया, मगर जो सर्वे नहीं करोगे जब तक, तो ये कैसे कर लोगे? समझ में आई बात? सर्वे मतलब जब जमीन का आपने सर्वे ही नहीं पता है कितना गड्ढे में है, कितना एलिवेशन में, तो आप रोड कैसे बना लोगे? रोड बनाने के लिए आपको ज़मीन को समतल करना पड़ेगा, उसमें कुछ गड्ढे भी होंगे, कुछ ऐसे गड्ढे होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक लेवल बनाना पड़ेगा, मतलब ये कटाई करनी पड़ेगी और ये फिलिंग करनी पड़ेगी, ये भराव करना पड़ेगा। तो ये कब पता पड़ेगा कि कितना काटना है और कितना भरना है? जब आपको इसका लेवल पता पड़ेगा। लेवल मतलब क्या लेवल है इसका, तो ये कैसे पता पड़ेगा? एक स्टाफ होता है, आपने आपके सीनियर्स को कभी पहले करते हुए देखा होगा, तो ऐसा ऐसा स्टाफ जैसा ऐसा स्केल बना होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं स्टाफ, स्केल रहता है, और यहाँ पे कैसा ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मशीन लगा करके वो देखते हैं, ठीक है? ट्राइपॉड स्टैंड रहता है, उसके ऊपर मशीन लगा के देखते हैं, तो उससे क्या करते हैं, ये आँखों के सामने वाली मतलब मशीन से जो दिखता है वो रीडिंग मैच करते हैं। अब ये जहाँ हमने स्टाफ रखा है, जहाँ कितना गड्ढा है वो कैसे पता पड़ेगा? ये इसके लेवल से, गड्ढा होगा तो स्टाफ कैसा नीचे उतर जाएगा, और नहीं होगा अगर ऊंचाई होगी तो स्टाफ कैसा, स्टाफ रीडिंग क्या आएगी, कम आएगी। तो हमको करना है लेवल, तो हम क्या करते हैं फिर, एक
पन्ने पे पूरा उसका लेवल बनाते हैं कि कितना ऊपर है कितना नीचे है फिर कितना ऊपर है। और हमको बनाना अगर सड़क तो हमको एक लेवल चाहिए, समतल चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर जो चीज़ निकल रही इसकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। और जो नीचे नीचे चीज़ है इसमें क्या होगी, भराई हो जाएगी, ठीक है, अगर गड्ढे हैं तो ये होता है लेवल करना होता है। ये चीज़ आपको कब आएगी, जब आप सर्वे का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ोगे या इस पर कमांड कर लोगे, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोलिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, आपको परीक्षा देनी है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, डेरिवेशन होंगे, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट था ना आपका, अप्लाइड उस टाइप का सब्जेक्ट है, मगर इसमें थ्योरी भी, अप्लाइड में थ्योरी कम थी, ठीक है। इसमें आप थ्योरी लिख करके भी पास हो सकते हो। जो आपका बिल्डिंग मटेरियल होता था, पहले मटेरियल टेक्नोलॉजी होता था, सॉरी, पहले मटेरियल टेक्नोलॉजी अलग होता था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग होता था। तो अब क्या हो गया, इन सब का, इन दोनों का मर्ज हो गया आप लोगों को। तो ये दोनों चीज़ क्या पढ़ाऊँगी, मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, मटेरियल मतलब पदार्थ चल रहा है। और पदार्थ कौन सा वाला, टिम्बर वाला। हमने स्टोन पढ़ लिया है, स्टोन के बारे में पढ़ लिया। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब कि कैसा कॉलम होता है, कैसी छत होती है, कैसे बीम होता है। देखो ये कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम जमीन से आया हुआ है, ठीक है, मतलब गड्ढे खोदे होंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी होगा, फिर फर्स्ट पे भी होगा, अब ये छत पे भी कंटिन्यू है। अब मेरा मन अगर करेगा तो मैं एक और, मेरे को छत ताननी है तो यही कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा आसमान की ओर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलम की लोकेशन होती है, ठीक है। एक ये कॉलम है, एक ये वाला भी जो है ये हमारा कॉलम ही है। इसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये बीम दिख रहा है, दिख रहा है आपको, यस ठीक है। ये कॉलम के ऊपर क्या रखा हुआ है, बीम। और जो ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये छत ऐसी रखी हुई है, ठीक है। ये छत कैसी रखी हुई है, ये बीम के ऊपर रेस्ट कर रही है। और बीम मतलब बीम के ऊपर रखी हुई है, और बीम काय के ऊपर रखा हुआ है, कॉलम पे रखा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। कॉलम कहाँ होगा, अगर जैसे नींव होगी यहाँ पर, तो नींव के ऊपर से कॉलम होगा। तो पूरा लोड, छत का लोड, छत के ऊपर मैं खड़ी हूँ मतलब लाइव लोड, ठीक है। और ये कौन सा लोड हो गया, इनका खुद का भार। बीम कॉलम बनने में भी तो भार लगा होगा ना, कंक्रीट भरा हुआ है इसके अंदर, स्टील भरा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा भार हो गया, डेड लोड हो गया। तो ये भार कहाँ पे लगेगा, पूरा लगेगा। और मैं अगर खड़ी हूँ वहाँ पे ऊपर गच्ची पे, तो वो कौन सा लाइव लोड, या फिर कोई फर्नीचर रखा है, जैसे वो बाल्टी रखी हुई है आगे, ठीक है, दिख रही है वो बाल्टी पेन की निब के वहाँ पे, तो वो ये सब कौन से तरह का लोड हो गया, हमारा लाइव लोड हो गया,